नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए हैं, जो सऊदी अरब की तीसरी यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे मुलाकात, जो कल सऊदी में भारतीय मजदूरों से करेंगे मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हुए हैं रवाना, जब सऊदी अरब की तीसरी यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो बताया जा रहा है कि 2014 के बाद से उनकी ये तीसरी यात्रा है, जो उन्होंने 2016-2019 में की थी। वहीं अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर है, जहां पर वो उसके लिए रवाना हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे मुलाकात और कल सऊदी में भारतीय मजदूरों से भी करेंगे मुलाकात। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं और यह उनकी सऊदी अरब की तीसरी यात्रा है, जो इस देश के साथ भारत को मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक है। जहां बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने खाड़ी देशों के साथ संबंधों को एक नई दिशा दी है, जहां उनसे पहले पिछले 70 वर्षों में सभी प्रधानमंत्रियों से मिलकर कुल 3 बार सऊदी अरब का दौरा किया था। वहीं यह प्रधानमंत्री मोदी की अकेले तीसरी यात्रा है और यह खाड़ी क्षेत्र के किसी देश की उनकी 15वीं यात्रा है, जो इस क्षेत्र को भारत की विदेश नीति के मिल रही प्राथमिकता को दर्शाता है। वे प्रधानमंत्री मोदी की इन यात्राओं से भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिली है, जहां वहीं सऊदी अरब जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ बढ़ते संबंध क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की वैश्विक भूमिका को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अब दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एबीवीपी का SCIL ऑफिस का होगा उद्घाटन, जहां नेशनल कैपिटल ऑफिस का होगा उद्घाटन, RSS प्रमुख मोहन भागवत करेंगे उद्घाटन। जब बाल भवन में शाम 4 बजे से शुरू होगा ये कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बता दें कि एबीवीपी का SCIL ऑफिस का होगा उद्घाटन, जहां नेशनल कैपिटल ऑफिस का उद्घाटन होगा, जो RSS प्रमुख मोहन भागवत करेंगे इसका उद्घाटन, जो बाल भवन में शाम 4 बजे से शुरू होगा ये कार्यक्रम। अब एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जो दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए हैं लालू यादव, जो 2 अप्रैल को दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे लालू यादव। जो स्वास्थ्य में सुधार के बाद लालू को किया गया है डिस्चार्ज। जो 4 मई के बाद पटना लौटेंगे लालू यादव। जो दिल्ली में रूटीन चेकअप के बाद पटना से लौटेंगे लालू यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, लालू यादव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए हैं लालू यादव। जो 2 अप्रैल को दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे लालू यादव। जो स्वास्थ्य में सुधार के बाद लालू यादव को डिस्चार्ज किया गया है। जो 4 मई के बाद पटना लौटेंगे लालू यादव। जो दिल्ली में रूटीन चेकअप के बाद पटना से लौटेंगे लालू यादव। अब खबर रायपुर से है, जहां कैलाश विजयवर्गीय का ममता बनर्जी पर हमला किया है, जहां बंगाल के जिलों को हिंदू विहीन बनाने में जुटी है ममता, और ममता को देश की नहीं सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। दरअसल रायपुर से मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का प्रयास है कि बंगाल के जिलों को हिंदू विहीन बनाया जाए। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि ममता को देश की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, और इसी कारण वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में जगह दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी को अपने देश के प्रति कोई स्नेह नहीं है, बल्कि वे सत्ता के प्रति अधिक समर्पित है। यही वजह है कि राज्य में विद्रोह की स्थिति बन रही है। और विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। जब उनसे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा, जिसके आधार पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी। कि जिले वहाँ पर हिंदू विहीन करने का प्रयास है उनको देश की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। और इसलिए जहाँ जहाँ
से भी हिंदू कम हो सके उसका प्रयास कर रही ममता जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थान दे रही बंगाल में। ये और भी बांग्लादेशी जो लोग हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। तो एक तरीके से ममता जी का देश के प्रति कोई स्नेह नहीं, अपनी कुर्सी के प्रति स्नेह है और इसीलिए वहाँ पर विद्रोह भी हो रहा है। और केंद्र सरकार अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश मर्डर केस में एक नया अपडेट सामने आया है, जहां आरोपी नंबर 1 और पत्नी पल्लवी को भेजा गया है न्यायिक हिरासत। जहां दोनों को 14 दिन के लिए भेजा गया है न्यायिक हिरासत में, जहां जयानगर के सरकारी हॉस्पिटल में कराया गया था उनका पोस्टमार्टम। जो अंतिम संस्कार के बाद पत्नी पल्लवी को किया गया है गिरफ्तार। अब सीसीबी आगे बढ़ाएगी हत्या के मामले की जांच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश मर्डर केस में एक नया अपडेट सामने आया है, जहां आरोपी नंबर 1 और पत्नी पल्लवी को भेजा गया है न्यायिक हिरासत, जिसमें दोनों को 14 दिन के लिए भेजा गया है न्यायिक हिरासत। जो जयनगरी के सरकारी हॉस्पिटल में कराया गया था उनका पोस्टमार्टम। जो अंतिम संस्कार के बाद पत्नी पल्लवी को किया गया है गिरफ्तार। अब सीसीबी आगे बढ़ाएगी हत्या के मामले की जांच। अब खबर शाहदरा से है, जहां दिल्ली के शाहदरा में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां खून से लथपथ मिला है एक युवक का शव, जो धारदार हथियार से किया गया है वार। दरअसल दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां शाहदरा जिले के शाहदरा जगतपुरी में एक 20-22 साल के युवक की हत्या कर दी गई है और उसका शव रात को खून से लथपथ मिला है। जब मृतक की पहचान साजन के तौर पर हुई है, जिसे धारदार हथियार से मारा गया है। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है और इस मामले पर शाहदरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि रात 10:39 पर हमें कॉल मिली थी, जहां की 20-22 वर्षीय युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ है। हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां मृतक शख्स का नाम साजन है, वह जगतपुरी का रहने वाला है और सुबह 3 बजे तक की जांच में यही सामने आया है कि उसे धारदार हथियार से मारा गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। खबर शाहदरा से आपको दिखाई जा रही है, जहां धारदार हथियार से एक युवक पर वार किया गया है। बताया जा रहा है कि उस युवक को इस संबंध में सुबह के समय पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी, जिसकी जानकारी पर पहुंची है पुलिस। जहां दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, जो शाहदरा जिले के शाहदरा जगतपुरी में एक 20-22 साल के युवक की हत्या कर दी गई है और उसका शव रात को खून से लथपथ मिला है। जब मृतक की पहचान साजन के तौर पर हुई है, जिसे धारदार हथियार से मारा गया है। वहीं पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है और इस मामले पर शाहदरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया है कि रात 10:39 पर एक कॉल मिली थी, जहां एक 20-22 वर्षीय युवक खून से लथपथ पड़ा मिला और हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जहां मृतक शख्स का नाम साजन है और वह जगतपुरी का रहने वाला है और सुबह 3 बजे तक की जांच में यही सामने आया है कि उसे धारदार हथियार से मारा गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर तरन तारण से है, जब पंजाब के तरन तारण में पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 हथियार आपूर्तिकर्ताओं के साथ ही मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में सुखदेव सिंह घायल हुआ है। दरअसल पंजाब के तरन तारण में सुबह पुलिस और 2 हथियार आपूर्तिकर्ताओं के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां सूचना मिली थी कि अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र से 2 बदमाश सुखदेव सिंह और सरवन कुमार हथियार लेकर तरन तारण की ओर आ रहे थे। ये दोनों पहले भी हथियार सप्लाई में शामिल रहे हैं और इस बार भी हथियार सप्लाई करने की फिराक में थे। जब पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने पुलिस पर 3 राउंड फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस ने 2 राउंड फायरिंग की है। जब मुठभेड़ में सुखदेव सिंह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है और सरवन कुमार को हिरासत में लिया गया है। वहीं पुलिस का दावा है कि इनका संबंध पाकिस्तान से है और इस मामले में गहन जांच की जा रही है। मैं बताते चले कि घटनास्थल से हथियार बरामद हुए हैं और सुरक्षा एजेंसियां अब इनकी नेटवर्किंग और विदेशी संपर्कों को पड़ताल कर रही है। खबर सहसपुर से है, जहां नदी नालों और जल स्रोतों पर ना फेंके कूड़ा, जहां गंदगी ना फैलाने के लिए चलाया गया है एक अभियान। जहां सहसपुर पुलिस ने एक जन जागरूकता अभियान चलाया है। दरअसल सोमवार को थाना सहसपुर पुलिस द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में
आयोजित जनहित याचिका के अनुपालन में एक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया और यह अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर संचालित किया गया। बता दें कि अभियान के तहत थाना क्षेत्र के नदी नालों एवं जल स्रोतों में कूड़ा करकट व गंदगी न फैलाने के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया और इसके लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से घोषणाएं की गई। साथ ही गांव और नदी किनारे रहने वाले लोगों के बीच गोष्ठियां आयोजित की गईं। लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में भागीदारी निभाएं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति नदी या जल स्रोतों में कूड़ा डालता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने स्वच्छता बनाए रखने हेतु सामूहिक सहयोग की अपेक्षा जताई है। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के बल्लूपुर के आशीर्वाद टावर में आग लगी है, जहां ब्लेसिंग बेल्स होटल में आग लगी है, जहां धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है, जहां अग्निशमन विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। दरअसल देहरादून के बल्लूपुर क्षेत्र स्थित आशीर्वाद टावर में सोमवार को अचानक आग लग गई, जहां टावर में स्थित ब्लेसिंग बेल्स होटल में लगी है, जिससे चारों ओर धुआं का गुबार फैल गया। जहां सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और जान हानि की कोई सूचना नहीं है। बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। खबर देहरादून से आपको दिखाई जा रही है, जहां अग्निशमन विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार को अचानक आग लग गई, जो बताया जा रहा है देहरादून के बल्लूपुर क्षेत्र स्थित आशीर्वाद टावर में सोमवार को अचानक आग लगी थी, जो आग टावर में स्थित ब्लेसिंग बेल्स होटल में लगी थी, जिससे चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। जहां सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और कोई भी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। उसी के साथ ये भी बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है तेज। जहां जल्द हो सकता है उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार, जहां कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। जहां सूबे के मंत्रिमंडल में 5 पद हैं रिक्त, जहां प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद भरा जा सकता है मंत्रिमंडल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है तेज। जल्द हो सकता है उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसमें कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। जिसमें सूबे के मंत्रिमंडल में 5 पद हैं रिक्त, जहां प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद भरा जा सकता है मंत्रिमंडल। महाराष्ट्र के यवतमाल में जल संकट, पानी के लिए जान जोखिम में डालती महिलाएं और दैनिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध नहीं, पानी जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। दरअसल महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की अरनी तहसील के गांव इस समय भीषण जल संकट का सामना कर रहे हैं। बता दें कि गांव में पानी की भारी कमी के चलते महिलाओं को दैनिक उपयोग के लिए पानी जुटाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जहां कई महिलाएं दूर दराज के हैंडपंप या कुएं से पानी लाने को मजबूर हैं। दरअसल गर्मी के बढ़ते प्रकोप के साथ ही जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। स्थानीय लोग सरकार से राहत और पानी की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर मांग कर रहे हैं। खबर महाराष्ट्र दिखाई जा रही, जहां पानी जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं पानी जुटाने की उसमें लगी हुई हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की अरनी तहसील के गांव में इस समय भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। बता दें कि गांव में पानी की भारी कमी के चलते महिलाओं को दैनिक उपयोग के लिए पानी जुटाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जहां कई महिलाएं दूर दराज के हैंडपंप या कुएं से पानी लाने को मजबूर हैं। दरअसल गर्मी के बढ़ते प्रकोप के साथ ही जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। वहीं स्थानीय लोग सरकार से राहत और पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
अब खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में आज वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जहां दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में चल रहा है सम्मेलन, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है आयोजन। जहां सम्मेलन में बुलाए गए हैं देश भर के मुस्लिम। जहां असदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ बचाओ सम्मेलन में है मौजूद। जहां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आज भी बताई जा रही है। जहां दिल्ली में आज वक्फ बचाओ सम्मेलन किया जा रहा है, जहां पर बता दें कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ये सम्मेलन चल रहा है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आयोजित किया है। जहां बता दें कि सम्मेलन में बुलाए गए हैं देश भर के सभी मुस्लिम। जहां असदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ बचाओ सम्मेलन में है मौजूद। जहां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग भी सम्मेलन में मौजूद है। और अब खबर बिहार से है, जहां तेतुलिया भूमि घोटाला मामले से ईडी की बेकारों में दबिश दी गई है। जहां कई जगहों पर छापेमारी चल रही है और 1 एकड़ 3 डिसिमल जमीन फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े जमीन फर्जीवाड़े के मामले में कई जगहों पर छापेमारी की है। जो छापेमारी किशोर किस्को के आवास, रैयत इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के उकरीद स्थित घर और तेतुलिया में स्थित जमीन कार्यालय सहित अन्य ठिकानों पर की गई है। और यह मामला तेतुलिया मौज के खाता नंबर 59 प्लाट नंबर 450-426 की 1 एकड़ 3 डिसिमल जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है। जहां ईडी टीम ने दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच जारी है। बीजेपी के दिल्ली में सत्ता में आने से पहले ही यमुना की स्थिति एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुकी थी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से यमुना को साफ करने और इसके पुराने रूप में वापस लाने का वादा किया था। उन्होंने गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित करने की भी घोषणा की थी। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दिल्ली में यमुना पुनरुद्धार को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। और ये मीटिंग इस दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार अब इस वादे को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं बैठक में यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का गहन मूल्यांकन किया गया है और इससे प्रदूषण को कम करने, जल प्रवाह बनाए रखने और तटों को हरा भरा रखने की दिशा में चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई है। साथ ही भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई और इस मीटिंग के बाद एक व्यापक और बहुआयामी योजना तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य यमुना को पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाना है। यह योजना न केवल वहां रहने वाले जीव जंतुओं के फायदेमंद के लिए होगी, बल्कि दिल्ली वासियों को भी एक स्वच्छ और सुरक्षित जल स्रोत प्रदान करेगी। सरकार का यह कदम न सिर्फ फैले हवा में सुधार की दिशा में एक बड़ा पहल है, बल्कि लोगों से किए गए वादों को निभाने की प्रतिबद्धता को भी यह दर्शाता है। सरकार ने इस मीटिंग के माध्यम से क्या क्या विचार किया है यमुना नदी की सफाई के लिए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। योजना का उद्देश्य और प्रमुख लक्ष्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यमुना नदी में गिरने वाले प्रदूषित जल, विशेषकर नालों के माध्यम से जो गिरते हैं, उसको पूरी तरह से शुद्ध करना है और इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की क्षमता में वृद्धि, नालों की सफाई और नदी के तटों को हरा भरा करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। योजना में 2025 तक यमुना को स्नान योग्य मानक तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्य योजना के प्रमुख घटक। इस सफाई अभियान के लिए सरकार की तरफ से कार्य योजना तैयार की गई है और इसके कई प्रमुख घटक हैं। पहला है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में वृद्धि। दिल्ली सरकार ने मौजूदा एसटीपी की क्षमता में वृद्धि करने की योजना बनाई है और इसके तहत दिसंबर 2026 तक एसटीपी की क्षमता को 792 मिलियन गैलन प्रतिदिन से बढ़ाकर 964.5 एमजीडी करने का लक्ष्य है और इसमें नए एसटीपी का निर्माण और विकेंद्रीकृत एसटीपी की स्थापना शामिल है। दूसरा है नालों की सफाई और जल शोधन। योजना में प्रमुख नालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है।
नजफगढ़ सप्लीमेंट्री और शाहदरा ड्रेन जैसे नालों के पानी को शुद्ध करने के लिए फ्लोटिंग बूम, छोटे बांध, एयरेशन उपकरण और बांस के फ्लोटिंग वेटलैंड जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। और इसके अलावा नालों के पानी में फास्फेट की मात्रा को कम करने के लिए रसायन मिलाया जाएगा। तीसरा है अतिक्रमण हटाना और नदी तटों का सौंदर्यीकरण। योजना के तहत यमुना के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पिछले 31 महीनों में 1500 एकड़ से अधिक क्षेत्र को खाली कराया गया है। डीडीए को जैव विविधता पार्क विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि नदी तटों का हरा भरा बनाया जा सके। चौथा है जल प्रवाह बनाए रखना। नदी में जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे नदी में निवास करने वाले जीवों, पेड़ पौधों की मात्रा को संतुलित किया जा सकेगा और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। पांचवा है औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण नियंत्रण। सरकार औद्योगिक कचरे को निपटाने पर कड़ी निगरानी रखेगी और अवैध औद्योगिक इकाइयों को बंद करेगी। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों से आने वाले अपशिष्ट जल को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ताकि गंदे पानी का सही निपटान हो सके। छठा है समय सीमा और निगरानी। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने आश्वासन दिया है। इसके अलावा मौजूदा एसटीपी के प्रदर्शन और आउटपुट की रोजाना निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी कमी को तुरंत दूर किया जा सके। सातवां है पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। इस योजना का उद्देश्य न केवल यमुना को प्रदूषण मुक्त करना है, बल्कि नदी में निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। इससे जैव विविधता पार्कों का निर्माण, नदी तटों को हरा भरा करना और जल गुणवत्ता में सुधार से स्थानीय समुदायों की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार करना है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में तैयार की गई यमुना सफाई योजना एक महत्वाकांक्षी और समग्र प्रयास है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो यह न केवल यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करेगा, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। यह योजना नदी संरक्षण, जल प्रबंधन और वायु के गुणों में संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।